नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक बार जहां वो गुरुड़ स्वाति मल्होत्रा का वो गुरुड़ अनिका के कमरे की बालकनी पर खड़ा बस अनिका से ही मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अनिका अभी भी अपनी लैब में ही बिजी थी क्योंकि वो अभी भी वहां पर उस केमिकल के एंटीडोट और वहां पर उन सारे ही कामों में बिजी थी क्योंकि उसे यहाँ पर बैंड को भी देखना था और ऐसे बहुत सारे कार्य थे जिसे जॉन, निखिल, एनी और अनिका ये चारों ही पूरा करने के लिए लगे हुए थे। जब उनका सारा ही काम हो जाता है तब निखिल अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अनिका मैडम, वैसे तो सब कुछ हो गया है लेकिन हम इतनी सारी मैन फोर्स वहां पर कहां से लेकर आएंगे। तब अनिका ये बात सुनकर कहती है, हाँ इसके बारे में तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में चिराग और अब्दुल से बातें करती हूँ क्योंकि किंग के पास तो एडवांस आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होंगे ही होंगे, ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अनिका उनसे यही कहती है। इधर स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में अभी अनिका सभी के साथ लैब में ही फाउंडेशन डे की तैयारी कर रही थी कि तभी अब निखिल ने कहा, मैडम इस वक्त आप भी थोड़ा सा आराम कर लीजिए क्योंकि बहुत समय हो गया है आपको भी काम पर लगे हुए और आपकी बॉडी के लिए भी आराम बहुत ही जरूरी है। बाकी काम तो जॉन और एनी संभाल ही लेंगे। निखिल की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि ठीक है तुम जाओ, तुम जाकर आराम करो, मैं भी बस थोड़ी ही देर में अपने कमरे में जाती हूँ। अनिका की ये बात सुनकर अब निखिल उसे बाय बोलकर अपने रूम की तरफ चला जाता है क्योंकि निखिल को भी यहाँ पर काफी समय हो गया था एनी के साथ काम करते हुए। या अनिका अभी जॉन से कहती है, क्या वो सब तैयार हैं जो मैंने तुम्हें बोला था। अनिका की ये बात सुनते ही अब जॉन ने कहा, मैडम फाउंडेशन डे से पहले वो सभी रेडी रहेंगे। ये सुनते ही अब अनिका एनी से कहती है, वो एंटीडोट ऑलमोस्ट रेडी है, तुम उसकी प्रोसेस को कंप्लीट कर देना, उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसे किस फॉर्म में हम वहां पर यूज करेंगे, किस फॉर्म में हमें इसको लेकर जाना है। अनिका की ये बात सुनकर अब एनी कहती है, ओके मैडम, कमांड एक्सेप्टेड। एनी भी अब अनिका, एनी और जॉन को सारे ही इंस्ट्रक्शन पूरी तरह से देने के बाद अब अनिका भी सोचती है कि उसे भी अब थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, इसलिए अब उन दोनों को उनका काम समझाने के बाद अनिका अब अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर की वॉक के बाद जब वो अपने रूम में पहुंचती है तो वो वहां पर आने के बाद जैसे ही अब वो अपनी खिड़की की तरफ देखती है तो उसे खिड़की में से वो अपनी बालकनी में वही गरुड़ बैठा हुआ दिखाई देता है। उस गरुड़ को देखकर अनिका एक पल के लिए तो हैरान होती है कि आखिर पता नहीं ये कितनी देर से ही यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहा होगा, क्या ये सच में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है क्या। यही बात सोचते ही अनिका अब अपनी खिड़की की तरफ जाती है और खिड़की से उसे देखने के बाद अब वो बालकनी की तरफ जाती है और फिर वो बालकनी में खड़े होकर अब जब अनिका उस गरुड़ की आंखों में देखती है तो गरुड़ भी, जो कि काफी लंबे समय से अनिका का वहीं पर ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब तक गरुड़ उसे सारी ही बातें नहीं बता देता तब तक शायद वो यहाँ से हिल नहीं सकता था, इसलिए अब गरुड़ का इंतजार भी खत्म हुआ और अब वो भी अनिका से आई कांटेक्ट करता है। अब तक स्वाति मल्होत्रा की गुफा में जो कुछ भी हुआ था उस गरुड़ ने सब कुछ अभी अनिका को बता दिया था कि कैसे कैसे किंग ने रोहित को उसे इंजेक्ट किया था और उसके बाद से ही रोहित की पूरी याददाश्त चली गई थी और याददाश्त जाने के बाद स्वाति मल्होत्रा ने उन्हें फिर से सोने के लिए एक इंजेक्शन लगा दिया था जिससे उनके दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स मिले, लेकिन तब तक वहां से रोहित गायब हो गया था और ये रोहित की याददाश्त जाने से लेकर रोहित के गायब होने तक का हर एक किस्सा वो गरुड़ अनिका को बड़े ही अच्छे से बता देता है। अनिका भी बड़े ही ध्यान से गरुड़ की बातों को समझ रही थी। जैसे जितना अनिका उसकी बातों को समझ रही थी उतना अनिका के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। अनिका की हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। अब गरुड़ की पूरी ही बात सुनने के बाद अब अनिका गरुड़ से कहती है, क्या माँ अब तक सच में मिस्टर मारवा को नहीं ढूंढ पाई हैं? अब अनिका के इस सवाल पर गरुड़ अब अपनी नजरों को नीचे कर लेता है और अब अनिका समझ जाती है कि इसका मतलब ये है कि सच में उसकी माँ अब तक रोहित
रोहित को ढूंढ नहीं पाई है। अब कुछ पल के बाद अब फिर वो गुरूर फिर से उसकी आंखों के सामने फिर से कांटेक्ट करते हुए कहता है कि किंग भी रोहित को इस तरह से देखकर वो भी बहुत ही परेशान है। जैसे ही उन्हें पता चला कि उसकी याददाश्त चली गई है, यहाँ पर रोहित की याददाश्त जाने से किंग भी बहुत ही परेशान हो रहे हैं। उन्हें भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सारी ही बातें सुनकर अब अनिका कहती है, आपने अपने सारे ही साथियों से कहो कि पूरी दुनिया में अपनी उड़ान भरे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी की भी हेल्प क्यों ना लेनी पड़े, किसी भी कोने को ना छोड़ा जाए, हर एक कोने को आसमान से बड़े ध्यान से देखा जाए। मुझे हर हाल में रोहित की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मिस्टर मारवा चाहे कहीं भी हो, तुम लोगों की उसके ऊपर कड़ी नजर होनी चाहिए कि वो आखिर कहाँ गए हैं। तुम अपने सारे ही साथियों को इन्फॉर्म करो। अनिका की ये बात सुनकर अब वो गुरूर भी अपनी उड़ान भरने लगता है। अनिका को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या गया। यहाँ भी अपने रूम की बालकनी में खड़ी अनिका की नजर अभी उस चांद पर जाती है, क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी थी और अनिका जब अपनी बालकनी में खड़े हुए उस चांद को देखती है तो अब उसे रोहित के साथ बिताए हुए हर एक लम्हे अब उसे याद आने लगते हैं। क्योंकि गरुड़ से ये सारी ही बातें जानने के बाद अब अनिका को एक बेचैनी सी हो गई थी, क्योंकि उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उसके मिस्टर मारवा के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। अनिका भी इस बात को एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रही थी कि उसका रोहित उसे भूल गया है। अब वो यही सोचती है कि क्या सच में ऐसा हो गया है, क्या सच में उसका रोहित उसे भूल गया है। वो तो अब अपनी जिंदगी को रोहित के बिना कभी इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब उसे रोहित की मौत की खबर मिली थी तब भी वो पूरी तरह से अंदर से टूट ही चुकी थी। लेकिन अच्छा हुआ था कि उस समय पर अलेक्जेंडर ने अनिका को सब कुछ सच सच बता दिया था, नहीं तो अनिका का पता नहीं क्या ही हाल होता। लेकिन अब इस गरुड़ की ये सारी ही बातें समझने के बाद अब अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे शायद अब उसके अंदर कुछ भी ना बचा हो, क्योंकि अगर सच में उसके मिस्टर मारवा उसे भूल गए तो फिर वो कैसे ही उसके बिना जी पाएगी। अब अनिका यही सोचती है कि मैं तो उसके बिना अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ। एक वक्त ऐसा जरूर था कि जब अनिका को आर्यन का सच पता चला था तो वो अपने दोनों ही बच्चों को रोहित से दूर लेकर जाना चाहती थी। लेकिन ये तो बहुत ही पुरानी बात थी, क्योंकि तब तक तो अनिका रोहित को अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी। हालांकि उनकी शादी तक भी शायद अनिका रोहित से इतने क्लोज नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, धीरे धीरे जिस तरह से रोहित ने अनिका का दिल जीता था, उन सब यादों को याद करते हुए अब अनिका की आंखों के कोने से अब आंसू बहने लगे थे। अनिका बालकनी में कुछ देर तक ऐसे ही खड़ी रहती है। वो रोहित की खट्टी मीठी यादों को याद करते हुए उसकी आंखों से पानी सैलाब की तरह निकल रहा था। और अब कुछ समय वहां पर खड़े रहने के बाद अब अनिका रूम में आ गई थी। अनिका अब अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है और अब वो बाथरूम की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो शावर लेकर बाहर की तरफ आती है तो अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, वो क्या जवाब देगी अब अपने बच्चों को, क्योंकि अब तक तो उसने अपने बच्चों को यही कहकर समझाया हुआ था आर्यन और रिया को कि उसके डैडी जल्द से जल्द ठीक होकर उनके पास आ जाएंगे। लेकिन अब जैसे ही अगर उनके बच्चों को ये पता चला कि उसके डैडी उन्हें भी भूल गए हैं तो बच्चों के ऊपर क्या ही बीतेगी। और आयशा माँ तो उसकी मौत की खबर से ही कितना टूट गई थी। काफी देर तक अब अनिका ऐसे ही यही सब ख्यालों में थी। अब अनिका खुद के इमोशंस को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसके दिल के अंदर अब ऐसा कौन सा तूफान मचा हुआ था। अनिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे वो, क्योंकि रोहित की याददाश्त को तो वो तब देखती ना जब एक बार वो उससे मिलती। उसे तो अब तक ये भी नहीं पता था कि उसके मिस्टर मारवा अभी हैं कहाँ पर, क्योंकि गरुड़ के बताए अनुसार रोहित मारवा अभी स्वाति की गुफा में नहीं थे, वो कहीं चले गए थे। तो अब अनिका के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अभी ये था कि सबसे पहले रोहित मारवा का पता चले। हालांकि उसने उस गरुड़ को अपने सभी साथियों, सभी पंछियों को उन्हें ढूंढने के लिए बोल दिया था, लेकिन जब तक उन्हें उसकी खबर नहीं मिल जाती तब तक शायद अनिका शायद रोहित की याददाश्त को वापस लाने के बारे में कुछ कर भी नहीं पाती। थोड़ी देर के बाद अब अनिका ऐसे ही सोचती रहती है और अब जब वो, क्योंकि शावर लेकर वो बाहर आ चुकी थी, अब जैसे ही अब वो अपने ख्यालों से बाहर आती है तो अब वो मिरर में खुद को देखती है
खुद को देखने के बाद अब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में रोहित के बिना अनिका आज कितनी सूनी महसूस कर रही थी। अब उसे ऐसे लगा कि जैसे उसके पीछे खुद रोहित खड़ा हो तो वो कभी उसे उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेगा और उसे अपनी बाहों में भर लेगा। अनिका भी अपने ख्यालों में ही थी। वो भी ये इमेजिन ही कर रही थी कि शायद अभी कहीं से रोहित मिस्टर मारवा पीछे से आएंगे और वो फिर से उनकी शैतानियां शुरू हो जाएगी। अनिका अपने ख्यालों में थी कि तभी अब उसके कानों में दरवाजे के नोक होने की आवाज आती है। दरवाजे की नोक की आवाज से अभी वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और अब अनिका खुद को संभालते हुए अब वो दरवाजे के पास जाकर अब उसे खोलती है, क्योंकि दरवाजा खोलने से पहले वो अपने आप को शीशे में अच्छी तरह से देखती है कि अगर सच में बच्चे बाहर हुए तो कहीं उसकी ऐसी हालत देखकर बच्चे उससे कोई ज्यादा सवाल जवाब ना पूछे, या अगर उसकी फैमिली से भी कोई हुआ तो उन्हें वो क्या ही जवाब देगी। इसलिए दरवाजा खोलने से पहले वो पूरी तरह से अपने आप को ठीक करती है। अपने आप को ठीक करने के बाद अब वो दरवाजे को खोलती है। तो जब वो दरवाजा खोलती है तो सामने रिया को देखकर अब अनिका कहती है, क्या हुआ बेटा, आप इस वक्त यहाँ पर? अपनी मम्मा की बात को सुनकर अब रिया कहती है, मम्मा आप डिनर के लिए नहीं चलेंगी क्या? क्योंकि आपने अभी तक डिनर नहीं किया है। चलिए ना, सब आपका नीचे वेट कर रहे हैं। रिया की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, बेटा आप जाइए, मम्मा का मन नहीं कर रहा है आज डिनर करने के लिए, इसलिए आप सब लोग डिनर कर लीजिए, मुझे आज भूख नहीं है। अपनी मम्मा की ये बात सुनते ही अब रिया जबरदस्ती से अनिका का हाथ पकड़कर अब उसे कहती है, प्लीज चलिए ना मम्मा, अब यहाँ पर डैड नहीं है तो अब डैड की एब्सेंस में मुझे ही आपका ख्याल रखना पड़ेगा, वरना आपके पास तो टाइम ही नहीं होता है ना खुद के लिए। अगर सच में डैड यहाँ पर होते तो शायद उनकी ये जिम्मेदारी मुझे पूरी नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर डैड की एब्सेंस में आप ऐसे खाना नहीं खाएंगे तो फिर डैड को आपके लिए बहुत ही चिंता होगी, इसलिए आपको अभी के भी हमारे लिए नहीं तो डैड के लिए नीचे चलना ही होगा। रिया ये कहते हुए ही अब रिया अनिका का हाथ पकड़ती है और अब उसे हॉल में डाइनिंग टेबल पर लेकर जाने लगती है। अब अनिका भी, क्योंकि अनिका के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी अब रिया के साथ साथ नीचे की तरफ आ जाती है। जैसे ही अनिका रिया के साथ नीचे आती है तो अनिका को ऐसे देखकर अब करण गुलेरिया एकदम से ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रोहित की खबर के बाद अनिका का उसने ऐसा चेहरा नहीं देखा था, लेकिन आज अनिका का ऐसे उतरा हुआ चेहरा देखकर तो अब करण गुलेरिया को भी अनिका को लेकर बहुत ही चिंता होने लगी थी। करण गुलेरिया अनिका को देखते अब एकदम से ही अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब अनिका को क्या हो गया है, क्योंकि रोहित की खबर से भी अनिका काफी नॉर्मल बिहेव कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज अनिका ने ये एक्सेप्ट कर लिया हो कि रोहित अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए अपनी बेटी को संभालने के लिए करण गुलेरिया पहले ही अपनी सीट से उठ गए थे। अनिका को देखकर अब करण गुलेरिया उन्हें कहते हैं, बेटा तुम ठीक तो हो ना? अपने पापा के इस सवाल का जवाब देते हुए अब अनिका कहती है, मैं ठीक हूँ पापा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अनिका की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया उन्हें कहते हैं, तो ठीक है, आज तुम यहाँ इधर आओ, मेरे पास आओ, आज तुम मेरे साथ ही यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठोगी। ये सुनते ही अब अनिका भी अपने पापा की तरफ बढ़ जाती है और वो अब अपने पापा के साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है और फिर अनिका के साइड में रिया अनिका के बगल में जाकर बैठ जाती है। करण गुलेरिया आज अनिका की प्लेट में सारी ही डिशेज का पोर्शन धीरे थोड़ा थोड़ा रखते हैं। आज करण गुलेरिया को अपनी बेटी के अंदर कुछ अलग ही नजर आ रहा था। आज उसे अपनी बेटी कहीं खोई खोई सी, कहीं अपसेट सी नजर आ रही थी, इसलिए वो खुद ही आज उसकी प्लेट में खाना सर्व करते हैं। तो जैसे ही वो अब खाना डालते हैं तो वो देखते हैं कि अनिका का ध्यान तो अपनी प्लेट पर था ही नहीं, क्योंकि करण ने जो जो डिश अनिका के लिए रखी थी वो सारी अनिका की फेवरेट ही थी, लेकिन अनिका ने अभी तक केक भी डिशेज को हाथ लगाना तो दूर अब तक देखा भी नहीं था। अब करण गुलेरिया देखते हैं कि अब अनिका शायद किसी गहरी सोच में है, इसलिए अब उसको उसकी सोच से बाहर लाते हुए अब करण अनिका के हाथ पर अपना हाथ रखते हैं, जिससे अनिका अब अपने सेंस में आती है और वो अब अपने पापा को देखती है। करण गुलेरिया अब अनिका को ऐसे अपनी तरफ देखता हुआ देखकर कहते हैं,
लगता है कि आज मेरी बच्ची को शायद मेरे ही हाथ से खाना खाना है, क्योंकि मुझे लग रहा है आज मेरी बेटी को खुद से तो खाना खाना ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आज अपने हाथों से मैं अपनी बेटी को खाना खिला देता हूँ। ये कहते हुए ही अब करण अपने हाथों से एक छोटा सा निवाला बनाते हैं और उसे अनिका के मुंह के पास लेकर जाते हुए कहते हैं, ये लो अनिका। अपने पापा की ये बात सुनकर अब अनिका भी बिना कोई जवाब दिए बस चुपचाप अपने मुंह को खोल देती है। या करण भी अब उसके मुंह में उस निवाले को डाल देते हैं। जब ये देखकर तो रिया अब, क्योंकि जैसे ही करण उसके मुंह में वो निवाला डालते हैं तो रिया हर एक बात को बड़े ही अच्छे से नोटिस कर रही थी। ये देखकर अब रिया कहती है, मम्मा आप तो अभी भी बच्ची ही हो। नानू देखो ना आपको कितना स्मॉल स्मॉल बाइट खिला रहे हैं, ठीक वैसे ही ना जैसे डैड मुझे खिलाते हैं मम्मा। आप देखना जब डैड यहाँ पर आएंगे ना तो मैं उनके हाथों से ऐसे ही खाना खाऊंगी जिस तरह से आज आप नानू के हाथ से खाना खा रहे हो। बस एक बार मेरे डैड वापस आ जाएं, फिर तो हम सच में बहुत ही मजे करेंगे। आई मिस्ड माई डैड मम्मा। ये कहते हुए अब रिया अपनी क्लैपिंग बजाने लगती है। रिया की ये बात सुनकर अब दोनों ही भाई पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर अब एक दूसरे को देखने के बाद अब वो हैरानी से अपनी दादी माँ को देखते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि रिया ने कुछ ऐसा कह दिया है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि रोहित के जिंदा होने की बात बस ये तीनों बच्चे अनिका और आयशा मारवा ही जानती थी, और रिया ने तो ये बात यहाँ पर सबके सामने कह दी थी। इन तीनों ही लोगों को छोड़कर सभी के चेहरे पर एक उदासी आ गई थी, क्योंकि वो रिया की बात को सुनकर बहुत ही अपसेट हो गए थे। क्योंकि वो अब यही सोचते हैं कि रोहित जब इस दुनिया में है ही नहीं तो वो वापस कैसे आएगा। और रिया की इतनी एक्सपेक्टेशन खुद को देखकर अब उन्हें बुरा लग रहा था कि रिया ने अपने डैड को लेकर कितनी ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी हैं। वहाँ का माहौल अब कुछ ज्यादा ही सैड हो गया था कि तभी इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, मैंने पेरिस स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर से बात की हुई है। उनको अब तक मिस्टर रोहित मारवा की बॉडी नहीं मिली है। मैंने उनसे उनकी बॉडी को लेने के लिए कहा था, लेकिन उनका कहना है कि हमें भी अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली है और हमने ही उन्हें लेट इन्फॉर्मेशन दी है। तो हो सकता है कि शायद जैसे वो बॉडी वहाँ से उनकी बॉडी कहीं शिफ्ट कर दी गई है। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनकर अब चिराग और अब्दुल दोनों ही अब नजर एकदम से ही नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ये बात चिराग और अब्दुल भी ये बात जानते थे कि रोहित अभी जिंदा है, और इसलिए वो अपनी नजरों को नीचे झुकाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही रोहित ने उन्हें बता दिया था कि उन्हें इंसान के सामने ही नहीं बल्कि पंछियों के सामने भी सेम एक्सप्रेशन ही रखना है। क्योंकि रोहित अच्छी तरह से जानता था कि उसके नानू पंछियों से भी बात करके उसके बारे में पूछ सकते थे। इसलिए अगर चिराग और अब्दुल दोनों ही अगर ऐसे उसके जिंदा होने के या उसकी याददाश्त के बारे में अगर इस बात को छिपा कर रखेंगे तो उसके नानू फिर कभी पंछियों से भी इस बात को नहीं पूछ पाएंगे, इंसान तो दूर की बात है। और इसलिए अब वो अपनी आंखों को नीचे से रखते हैं ताकि किंग तक ये बात पहुंच ही ना पाए कि उनके बॉस कहाँ हैं। ये बात सिर्फ वो दोनों ही जानते थे, लेकिन वो अपने चेहरे पर नहीं ला सकते थे। इधर आकाश अभी रिया से कहता है, आजकल तुम गेम नहीं खेल रही हो क्या रिया? अपने मामू की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, खेल तो रही हूँ, इनफैक्ट मैंने तो आज ही एक नया गेम डाउनलोड किया है फोन में। मामू आप डिनर के बाद मेरे साथ चलना, मैं आपको और मयूर मामू को सिखाऊंगी कि वो गेम कैसे खेलते हैं। वहाँ पास में ही बैठी हुई भूमिका अब सभी को ही ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि इतनी देर से भूमिका बस सभी की बातों को सुन रही थी, सभी के चेहरों को देख रही थी। आज तो उसे भी अब अनिका का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि रोहित की खबर के बाद से भी अनिका का ऐसा बिहेव नहीं था। अनिका की ऐसा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आज उसका चेहरा उसे भी कुछ अलग ही दिख रहा था। उसे अब यही लग रहा था कि शायद अनिका को कुछ हुआ है। कुछ ही देर में अब सभी अपना अपना डिनर ऐसे ही फिनिश कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट पर बाहर एक शख्स निकल कर आता है, तो वो अब इधर उधर देखता है तो उसे सामने एक गाड़ी के पास खड़ी हुई अनिका दिखाई देती है। सामने अनिका को देखकर उस शख्स के चेहरे पर एक नोटिस सी समाइल आ जाती है, और अब वो अनिका के पास जाकर अब वो शख्स कहता है, तुम मेरी वाइफ हो। उस शख्स की ये बात सुनकर अब अनिका ने कहा
कि जल्दी से तुम बस गाड़ी में बैठो और हाँ, याद रहे कि आपकी याददाश्त चली गई है, इसलिए तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करना है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। बस चुपचाप मेरे साथ चलो, आपको कुछ भी याद नहीं है और मैं आपको अपने घर मारवा हाउस ही लेकर जा रही हूँ। अनिका की ये बात सुनकर अब वो शख्स कहता है, हाँ हाँ ठीक है, चलो ना, मुझे पता है, और वैसे भी मुझे बिजनेस का कोई सेंस ही नहीं है। अच्छा हुआ कि मेरी याददाश्त चली गई है, जिससे अब मुझे ये बिजनेस करना भी नहीं पड़ेगा, नहीं तो शायद मैं किसी की पकड़ में आ जाता। ओके स्वीट हार्ट, अब घर चलें। इस बात पर अब कोई रिएक्शन ना देते हुए अनिका बस सीधे ही ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाती है, तो वहीं वो शख्स अभी दूसरी तरफ की पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। जब वो रियल व्यू मिरर में वो पैसेंजर बैठकर देखता है तो उसे पीछे की सीट पर 3 बच्चे दिखाई देते हैं। ये देखकर तो वो शख्स अब कहता है कि तुम तीनों भी यहाँ हो। ये कहते हुए ही वो शख्स अब गाड़ी की विंडो से बाहर देखते हुए सोचता है कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि ब्रो को रह रहकर कौन से झटके लगते हैं। अरे अच्छा खासा मेरा प्लान बन गया था, कितना बड़ा ऑफर मिला था मुझे पेरिस मैनेजमेंट कॉलेज में, मुझे मेरी लाइव परफॉर्मेंस होने वाली थी, लेकिन मुझे अपने परफॉर्मेंस को अब अपने इस ब्रो के चक्कर में कैंसिल करना पड़ा। पता नहीं, लगता है मेरा ये ब्रो मुझे किसी दिन ऐसे ही हार्ट अटैक ही देकर मानेगा। हाँ, अरे वो तो मेरे करियर की भी उन्होंने बैंड बजा दी, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे सामने वहाँ पर परफॉर्म करने की, लेकिन मुझे तो वहाँ जल्द से जल्द वहाँ से यहाँ इंडिया भेज दिया। वो तो अच्छा ही हुआ कि मुझे मारवा हाउस जाकर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मारवा हाउस में अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं यहाँ पर रोहित की संभालने वाला हूँ उसमें मेरी याददाश्त चली गई है, तो इसलिए अब मेरी मेहनत भी कम ही होगी। यहाँ राहुल अभी अपने इन्हीं ख्यालों में था कि आखिर किस तरह से चिराग ने राहुल को कन्विंस किया था मैं यहाँ रोहित बनकर आ जाऊं। वो बस अभी उन्हीं बातों को सोचता है और अब वो सोचता है, ओ गॉड, बाल भी मेरे कितने बड़े बड़े बाल थे, लेकिन अब यहाँ आने के चक्कर में मुझे अपने इतने बड़े बाल भी कटवाने पड़ गए। अब वो अपने इन्हीं ख्यालों में ही था। अब राहुल को एहसास भी नहीं हुआ कि वो मारवा हाउस आ गया था, क्योंकि वो अभी अपने इन्हीं ख्यालों में ही था। जैसे ही वो अब मारवा हाउस में आए तभी अनिका ने उससे कहा, चलो अब सब लोग गाड़ी से बाहर निकलो। ये सुनते ही सभी अब एक एक करके गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। कुछ ही देर में वो सभी अब मारवा हाउस के अंदर आ जाते हैं। दादी माँ की केयर टेकर लीला की नज़र जब सामने से आ रही रोहित के परिवार पर जाती है तो वो अब खुशी से चिल्लाने लगती है कि रोहित सर और अनिका मैडम आ गए हैं और बच्चे भी उनके साथ आए हैं। लीला की आवाज को सुनकर तो अब मारवा हाउस के सभी ही मेंबर अब एकदम से ही उन्हें देखने के लिए बाहर आ गए थे, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया था उन्हें रोहित और उसकी फैमिली को देखे हुए। दादी माँ ने जब सभी को अंदर आते हुए देखा तो वो अब सर्वेंट से कहने लगी कि जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ और हाँ, लाल मिर्च भी साथ लेकर आना। मुझे अपने बच्चों की नज़र उतारनी है, कितना लंबा समय लगा दिया इन्होंने यहाँ वापस आने में। दादी माँ की ये बात सुनकर अब एक सर्वेंट जल्दी से जाकर एक आरती की थाली लेकर आ जाता है और साथ में कुछ मिर्ची भी लेकर आ जाता है। दादी माँ अब रोहित के पास से आकर कहती है, देखो मुझे पता है कि तुम इन सभी चीजों को नहीं मानते हो, लेकिन अभी तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, लेकिन मेरे मन की तसल्ली के लिए मुझे ये करने दो, क्योंकि मैं बस तुम सब लोगों की नजर उतारना चाहती हूँ कि मेरा परिवार से कुशल वापस से मारवा हाउस में आ गया। दादी माँ की ये रिक्वेस्ट सुनकर अब अनिका अब सामने खड़ी बस प्रीति को ही देखती है तो वो हाँ में अपना सिर हिला देती है। कुछ ही देर के बाद अब दादी माँ ने सभी की आरती की और उसकी नजर उतार दी। आज दादी माँ को तो रोहित की आंखों में अपने लिए वो प्यार और रिस्पेक्ट दिखाई ही नहीं दे रही थी, जो हमेशा से ही दादी माँ को रोहित की नजरों में दिखाई देती थी, क्योंकि दादी माँ रोहित के बिना कुछ बोले ही समझ जाती थी कि रोहित सच में उसकी कितनी ही रिस्पेक्ट करता था। लेकिन आज ऐसा पहली बार था जब उसने रोहित की आंखों में देखा, लेकिन उसके आंखों में उसे अपने लिए कोई भी रिस्पेक्ट नजर नहीं आई।
दादी माँ ने अब रोहित को देखकर उसे अपने पास आने के लिए कहा, तो वो अब अपनी जगह, जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था, रोहित तो ऐसे देख रहा था दादी माँ को जैसे जैसे वो उसे जानता ही ना हो। रोहित को ऐसे देखकर अब दादी माँ थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि आखिर रोहित इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है और उसकी आंखों में आज मेरे लिए वो रिस्पेक्ट भी क्यों नहीं है। उसने तो अब तक मुझे दादी माँ तक कहकर नहीं बुलाया है। इसलिए अभी ये हैरान होते हुए अब वो अनिका की तरफ देखती है, तो अनिका ने अब दादी माँ से कहा, दादी माँ, मिस्टर मारवा अपनी याददाश्त खो चुके हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं है, वो उनकी पूरी की पूरी याददाश्त चली गई है। अनिका के मुंह से ये बात सुनकर तो अब दादी माँ एकदम से ही हैरान हो जाती है। उन्हें मानो एक 440 वोट का एक झटका लगा हो। वो कुछ पल के लिए तो एक ऐसे बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी होती है, लेकिन फिर धीरे से जब वो अपने सेंस में आती है तो वो कभी रोहित को देखती है तो कभी अनिका को। उन्हें देखकर तो अब उसे ऐसा लग रहा था कि उन्हें अनिका की इन बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या सच में उसके पोते रोहित के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसकी याददाश्त ही चली गई। क्या सच में उसका पोता उसे पहचानता नहीं है, और क्या इसीलिए ही उसे उसकी आंखों में अपने लिए एक अजनबी जैसा बिहेव नजर आ रहा है, और शायद इसीलिए उसे उसकी आंखों में अपने लिए रिस्पेक्ट दिखाई नहीं दी। यहाँ सनी ने भी अब ये सारी ही बातों को सुन लिया था, और जब सनी ने ये सुना तो उसे एक पल के लिए लगा कि जैसे उसकी भाभी उन सब से मजाक कर रही है। इसलिए कंफर्म करने के लिए अब सनी ने अनिका से कहा, भाभी कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही ना, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भैया हम सबको भूल जाएं। ये झूठ है ना भाभी, रोहित भैया को कुछ भी नहीं हुआ है, प्लीज बताओ ना भाभी। यहाँ पूरे ही घर में अभी ये बात हो रही थी कि अगर रोहित की याददाश्त अब चली गई है तो अब आगे क्या होगा। इधर एक तरफ जहां पर दादी माँ और सनी दोनों ही रोहित की याददाश्त के जाने के बारे में बड़े ही परेशान हो रहे थे, तो वहीं बाकी के मारवा हाउस के बाकी के मेंबर अब उनके चेहरे पर, किसी के चेहरे पर स्माइल थी तो कोई अभी काफी ही उदास हो गया था, क्योंकि अब वो यही सोचने पर मजबूर हो गए थे कि अगर रोहित मारवा की याददाश्त चली गई है तो अब मारवाज कंपनीज को और उसके इस घर को अब कौन लीड करेगा, कौन हेड होगा अब मारवा परिवार में। क्योंकि जब तक रोहित की याददाश्त नहीं आ जाती तब तक मारवा कंपनीज को संभालने के लिए कोई ना कोई तो हेड चाहिए ही होगा। अब क्योंकि दादी माँ ने उन सभी की ही बातों को सुन भी लिया था और उन्होंने उस चीज का अंदाजा भी लगा लिया था, इसलिए इस समय पर दादी माँ ने सभी को शांत करते हुए कहा, अब ये सभी थक गए होंगे क्योंकि इन्हें एक लंबा सफर तय करके ये यहाँ पर आए हैं। इसलिए अब वो अनिका को देखते हुए दादी माँ कहती है, जाओ तुम सभी जाकर अभी अपने कमरे में आराम कर लो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। दादी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका रोहित के साथ अपने रूम की तरफ जाने लगती है, तो वहीं उनके पीछे तीनों बच्चे भी जाने लगते हैं। यहाँ दादी माँ की आंखों में अभी आंसू आ गए थे, क्योंकि दादी माँ से ये बात अभी हजम ही नहीं हो पा रही थी कि उनके सबसे लाडले पोते की ऐसी हालत हो गई है, उसका पोता उसे ही भूल गया है। और अब उनकी आंखों में आंसू थे, और अब वो लीला को देखते हुए कहती है, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है मेरे बच्चों को, यहाँ मेरे बच्चों की ये हालत है। और अब इन सभी को मेरे बच्चों की टेंशन से ज्यादा इस बात की चिंता है कि मारवा कंपनी और मारवा हाउस का हेड अब कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी मेरे बच्चे की चिंता नहीं है। किसी को भी ये नहीं दिख रहा है कि सबसे बड़ी चिंता तो यहाँ पर मेरे बेटे की याददाश्त ही है। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो बस मारवाज कंपनीज के बारे में सोचना है। पता नहीं सबकी नजर यहाँ पर गिद्ध की तरह इस कंपनी के ऊपर ही क्यों है। यहाँ लीला अब दादी माँ को समझ भी रही थी, तो वहीं सनी भी अब कहता है, दादी माँ संभालिए खुद को। दादी माँ आप ऐसे नहीं टूट सकती है, वरना अगर आप ऐसे टूट गई तो हम ताई जी को कैसे संभालेंगे, क्योंकि ताई जी को जब इस बारे में पता चलेगा तो उनका तो पता नहीं क्या ही हाल होगा, क्योंकि ताई जी की हालत के बारे में तो आप पहले से ही जानती हैं। यहाँ मारवा हाउस में अभी सब सोच रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पेरिस में अपने रूम के बेड पर करवट बदल रही अनिका को तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके रूम का दरवाजा नॉक कर रहा है, क्योंकि अनिका की तो आज नींद ही पूरी तरह से उड़ी हुई थी। अनिका के तो दिमाग में लेटे लेटे पता नहीं रोहित के कितने ही ऐसे अच्छे और बुरे सारे ही ख्याल आ रहे थे। लेकिन तभी वो दरवाजे की नॉक को जब सुनती है तो अब एकदम से वो हैरान होती है कि इस
समय कौन होगा। इसलिए अब वो अपने बेड से उठकर अनिका ने जब दरवाजा खोला तो सामने चिराग और अब्दुल दोनों ही खड़े हुए थे। दोनों को इस तरह से देखकर अब अनिका कहती है, तुम दोनों यहाँ इस समय पर कुछ काम था क्या? अनिका के इस सवाल पर अब दोनों कहते हैं, मैडम हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है और जो हम बात करने वाले हैं वो सच में बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। ये सुनते ही अब अनिका ने पूछा, हाँ कहो ना, क्या बात है, क्या बात करनी है तुम दोनों को मुझसे? अनिका की ये बात सुनते ही अब चिराग कहता है, मैडम हम आपको यहाँ पर दरवाजे पर कुछ भी नहीं बता सकते हैं, इसलिए हमें एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ हमारी बात कोई भी ना सुन पाए। इसलिए चिराग की ये बातें सुनकर अब अनिका भी कहती है, ओके ठीक है, मैं बस थोड़ी ही देर में बेसमेंट के रूम में आ जाती हूँ, तुम दोनों भी वहीं पर ही पहुँच जाना, लेकिन हाँ ध्यान रहे तुम दोनों एक साथ नहीं आओगे, तुम दोनों को ही अलग अलग आना होगा, क्योंकि अगर ये बात इतनी कॉन्फिडेंशियल है तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब तुम दोनों बेसमेंट में आओगे तो तुम्हारे ऊपर किसी की भी नजर नहीं होनी चाहिए। मैं वहां पर जाती हूँ, तब तक तुम दोनों भी बारी बारी से वहां पर पहुंचो। अनिका की यह बात सुनकर अब वहां पर अब्दुल और चिराग दोनों ही हाँ में अपना सिर हिला देते हैं।